बड़ी कंट्री कैसे इंश्योर करती है कि इकोनॉमी बढ़ने पर सबको फायदा हो। सोचो 1991 के बारे में। इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा साल था। पॉलिसीज बदली, फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं, सोशल फेयरनेस पर भी गया। लेकिन क्या मार्केट इकोनॉमी सच में सबके लिए इक्वल चांसेस बनाती है, या फिर ग्रोथ का मजा सिर्फ कुछ लोगों तक ही रह जाता है? ये एक कॉम्प्लेक्स पजल है ना? चलो आज इसको थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज के इस खास एनालिसिस में हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे, सीधे पास्ट पेपर्स से। हम समझेंगे रिफॉर्म्स के बाद सोशल सर्विसेज पर पब्लिक स्पेंडिंग का पैटर्न क्या रहा 2024, केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में क्या फर्क है और विमेन का रोल क्या है 2023, क्या मार्केट इकोनॉमीज सच में इंक्लूसिव हो सकती हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन का रोल 2022, वो ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स, इंट्रा जनरेशनल और इंटरजेनरेशनल इक्विटी 2020, कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिवनेस और सस्टेनेबिलिटी दोनों को एड्रेस करती है 2019, वो ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स, इंक्लूसिव ग्रोथ के मेन फीचर्स क्या हैं और इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा 2017, वो ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स, केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर का चैलेंज क्या है 2016, वो ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स, पीएम जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्यों जरूरी है 2016, वो ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स, क्या कैपिटलिज्म इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ ला सकता है 2014, वो ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स, और फाइनली कंपनीज एक्ट 2013, सीएसआर और उसके चैलेंजेस 2013, वो ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स। रेडी? लेट्स डाइव इन एक एक करके। वो ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स। चलो पहले सवाल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, 2024, examine the pattern and trend of public expenditure on social services in the post-reform period in India. To what extent has this been in consonance with achieving the objective of inclusive growth? ब्रॉड माइक्रो थीम। Broad micro theme, economy. Okay, तो इमेजिन करो 1991 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी पर एक रिफ्रेश बटन दबाया। उसके बाद एक डिलिबरेट कोशिश हुई कि पब्लिक मनी ज्यादा खर्च हो एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर जैसी चीजों पर। क्यों? मकसद था ह्यूमन डेवलपमेंट को बूस्ट करना और ग्रोथ को ज्यादा इंक्लूसिव बनाना। मतलब ऐसी ग्रोथ जिसका फायदा सबको मिले। तो पैटर्न क्या रहा है? क्या स्पेंडिंग सच में बढ़ी है? हाँ, डेफिनेटली। इसको ऐसे सोचो, 1991 में सोशल सर्विसेज पर स्पेंडिंग इंडिया की जीडीपी का लगभग 6% था और 2023-24 तक आते आते ये बढ़कर करीब 7.8% हो गया है। तो ये एक अहम जंप है। और ग्रोथ रेट कैसा रहा है इस स्पेंडिंग का? यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 2017-18 से 2023-24 के बीच ये सोशल स्पेंडिंग लगभग 12.8% सीएजीआर से बढ़ी। ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 9.5% से ज्यादा है। तो मतलब फोकस तो बड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या ये बढ़ती हुई स्पेंडिंग सच में इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करने में मददगार हुई? क्या पॉजिटिव्स हैं? कुछ पॉजिटिव साइंस तो हैं, बिल्कुल। पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या काफी कम हुई है। वर्ल्ड बैंक डेटा बताता है कि ये 1993 में करीब 36% से घटकर 2022 तक लगभग 6% हो गई। ये तो लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना हुआ। ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई स्कोर भी 1990 में 0.433 से बढ़कर 2021 में 0.675 हो गया। मतलब ओवरऑल बेहतर हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स। हेल्थ एक्सेस, आयुष्मान भारत, एबी, पीएमजेएवाई जैसी स्कीम्स ने लोगों के आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंसेस कम करने में मदद की, लगभग 62.6% से घटकर 39.4%। ये एक बड़ी राहत है। एजुकेशन, स्कूल एनरोलमेंट खासकर प्राइमरी लेवल पर बढ़ा है और ड्रॉप आउट रेट्स कम हुए हैं। सेफ्टी नेट्स, एमजीएनआरईजीए रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, पीएमजेडीवाई फाइनेंशियल इंक्लूजन और पीएमएवाई हाउसिंग जैसे प्रोग्राम्स का विस्तार हुआ है, जिससे जरूरी सपोर्ट मिला है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन चैलेंजेस भी तो होंगे, है ना? सब कुछ परफेक्ट तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, चैलेंजेस भी हैं। अंडर फंडिंग, बढ़ोतरी के बावजूद स्पेंडिंग टारगेट्स अक्सर पूरे नहीं होते। जैसे एजुकेशन पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य है, लेकिन अभी यह सिर्फ 2.7% के आसपास है। हेल्थ पर लगभग 1.9%, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड से कम है। क्वालिटी गैप्स, पैसा खर्च करना एक बात है, क्वालिटी दूसरी। आसर 2023 रिपोर्ट ने पाया कि ग्रेड 3 के 20% से कम बच्चे ही ग्रेड 2 का टेक्स्ट पढ़ पाते हैं। उफ। इसी तरह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल्स और स्टाफ कई जगहों पर अभी भी अपर्याप्त हैं। इक्विटी इश्यूज, फायदे सब जगह बराबर नहीं पहुंचे। अमीर राज्यों में अक्सर गरीब राज्यों से बेहतर आउटकम्स होते हैं। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जैसे एससी, एसटीज, महिलाएं, इनफॉर्मल वर्कर्स को अभी भी क्वालिटी सर्विसेज तक पहुंचने में दिक्कत आती है। फिस्कल एंड इंप्लीमेंटेशन इश्यूज, वेलफेयर स्पेंडिंग बढ़ने से सरकारी बजट्स पर दबाव पड़ता है। साथ ही सर्विसेज डिलीवर करने में इनएफिशिएंसीज और लीकेजेस का मतलब है कि पैसा हमेशा सही जगह इफेक्टिवली नहीं पहुंचता। ओके, तो अगर किसी को ये आंसर स्ट्रक्चर करना हो, कैसे करें? सिंपल स्ट्रक्चर है। 1, इंट्रोडक्शन। शुरू करो 1991 रिफॉर्म्स और सोशल इक्विटी और स्पेंडिंग की तरफ पॉलिसी शिफ्ट का जिक्र करके। कॉन्टेक्स्ट सेट करो। 2, कोर लॉजिक, पहले ट्रेंड बताओ, स्पेंडिंग कैसे बढ़ी, जीडीपी परसेंट, सीएजीआर। फिर कॉन्सोनेंस डिस्कस करो इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ। स्ट्रेंथ्स बताओ, पॉवर्टी रिडक्शन, एचडीआई, हेल्थ एडू गेन्स, सेफ्टी नेट्स, डेटा के साथ। फिर चैलेंजेस बताओ, अंडर फंडिंग टारगेट्स, क्वालिटी गैप्स, इक्विटी इश्यूज, फिस्कल इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स, डेटा एग्जांपल जैसे एसर के साथ। 3, कंक्लूजन, समराइज करो, प्रोग्रेस हुई है लेकिन गैप्स अभी भी हैं। ब्रीफली वे फॉरवर्ड बताओ, फंडिंग बढ़ाओ, क्वालिटी सुधारो, टारगेटिंग बेहतर करो, गवर्नेंस मजबूत करो। प्रेजेंटेशन टिप, एक सिंपल लाइन ग्राफ इमेजिन करो जो स्पेंडिंग ट्रेंड दिखाए। स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस को कंपेयर करने के लिए क्लियर बुलेट पॉइंट्स यूज करो। क्रिस्प रहो। समझे? समझ गई। तो कोर आइडिया प्रैक्टिस करते हैं। Practicing post-1991 reforms, India increased social spending, leading to better HDI and lower poverty, but faces challenges like missed funding targets, quality gaps in education health, and ensuring equitable access for truly inclusive growth. Rehearse करो। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, सोशल स्पेंडिंग बढ़ी है और इंक्लूसिव ग्रोथ में मदद की है, पर फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए और फोकस्ड कोशिश चाहिए। चलो अब 2023 के अगले सवाल पे चलते हैं। Question 2, 2023. Distinguish between care economy and monetized economy. How can care economy be brought into monetized economy through women empowerment? ब्रॉड माइक्रो थीम। ब्रॉड माइक्रो थीम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। बेसिकली
केयर इकोनॉमी वो सारा काम है जो अक्सर अनपेड या अंडरपेड होता है, जो मेनली घरों और कम्युनिटीज में होता है, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल। ज्यादातर ये काम महिलाएं करती हैं। और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, वो इकोनॉमी जिसके बारे में हम आमतौर पर बात करते हैं, जहां गुड्स और सर्विसेज पैसों के लिए खरीदे और बेचे जाते हैं और जो जीडीपी में काउंट होता है। तो केयर इकोनॉमी अक्सर ऑफिशियल इकोनॉमिक नंबर्स में अदृश्य रहती है, भले ही ये समाज के फंक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो इनको क्लियर डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे अलग हैं ये? मोनेटाइज्ड इकोनॉमी इक्वल्स टू मार्केट बेस्ड गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है। जीडीपी वैल्यूएशन केयर इक्वल टू टिपिकली इंक्लूड नहीं होता, मोनेटाइज्ड इंक्लूड होता है। जेंडर केयर इक्वल टू प्रिडोमिनेटली फीमेल, मोनेटाइज्ड इक्वल टू ज्यादा डाइवर्स पार्टिसिपेशन, हालांकि हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड रहा है। वर्कप्लेस केयर इक्वल टू आमतौर पर घर या कम्युनिटी सेटिंग्स, मोनेटाइज्ड इक्वल टू फॉर्मल वर्कप्लेसेस, मार्केट्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज वगैरह। रेगुलेशन केयर इक्वल टू अक्सर फॉर्मल रूल्स, वेजेस या प्रोटेक्शंस नहीं होते, मोनेटाइज्ड इक्वल टू जनरली लेबर लॉज, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह से कवर होता है। परसेप्शन केयर इक्वल टू अक्सर एक पर्सनल ड्यूटी या नेचुरल रोल माना जाता है, मोनेटाइज्ड इक्वल टू इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन या वर्क के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। वाओ, परसेप्शन में फर्क तो काफी साफ है। टाइम स्पेंड पर कोई डेटा है? हाँ, और वो काफी कुछ बताता है। एनएसओ टाइम यूज सर्वे 2019 ने पाया कि इंडियन महिलाएं एवरेज 4.5 घंटे हर दिन अनपेड केयर वर्क में बिताती हैं, जबकि पुरुष सिर्फ आधा घंटा। जरा सोचो, इस इनविजिबल काम का स्केल जो फॉर्मल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ा है। तो सवाल ये है, हमें जरूरी केयर इकोनॉमी को कैसे ज्यादा विजिबल बनाए और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में इंटीग्रेट करें, और इसमें वुमेन एम्पावरमेंट का रोल क्या है? विमेन एम्पावरमेंट इसमें बिल्कुल सेंट्रल है। यहाँ कुछ की स्ट्रेटजीज हैं। 1. रिकॉग्नाइज एंड मेजर। पहला कदम है इस काम को एक्नॉलेज करना। टाइम यूज सर्विस जैसे इंडिया का 2019 वाला यूज करके इसकी इकोनॉमिक वैल्यू एस्टिमेट करो। कुछ देश तो सैटेलाइट अकाउंट्स भी बना रहे हैं जीडीपी के साथ इस वैल्यू को रिफ्लेक्ट करने के लिए। रिकॉग्निशन जरूरी है। 2. एक्सपैंड पेड केयर वर्क। चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर, डोमेस्टिक हेल्प जैसे सेक्टर्स को फॉर्मलाइज करो। सर्टिफाइड पेड पोजीशंस बनाओ प्रॉपर ट्रेनिंग और स्टैंडर्ड्स के साथ। केरला का आंगनवाड़ी मॉडर्नाइजेशन एक एग्जांपल है। 3. अपस्किलिंग एंड प्रोफेशनलाइजेशन। स्किल इंडिया और डोमेस्टिक वर्कर्स सेक्टर स्किल काउंसिल जैसी इनिशिएटिव्स यूज करके महिलाओं को केयर गिविंग रोल्स जैसे जीरियाट्रिक केयर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में ट्रेन करो और इन जॉब्स को प्रोफेशनलाइज करो। इससे उनकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगी। 4. सपोर्ट माइक्रो एंटरप्राइजेज। महिलाओं को केयर रिलेटेड स्किल्स को बिजनेसेस में बदलने में मदद करो। सोचो, कम्युनिटी किचन्स, डे केयर सेंटर्स जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चला रही हैं। केरला का कुटुंबश्री प्रोग्राम इसका एक शानदार एग्जाम्पल है। 5. पॉलिसी रिफॉर्म्स। इनफॉर्मल केयर गिवर्स को सोशल सिक्योरिटी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशंस और लेबर प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करो। ई श्रम पोर्टल का मकसद इनफॉर्मल वर्कर्स को रजिस्टर करना है, जिसमें डोमेस्टिक वर्कर्स भी शामिल हैं। 6. इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साफ पानी और कुकिंग फ्यूल जैसे उज्ज्वला योजना तक पहुंच महिलाओं का टाइम बचाती है, जो अभी फालतू के कामों में जाता है, जिससे वो पेड वर्क या एजुकेशन परस्यू कर सकती हैं। 7. प्रमोट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुरुषों को घर के कामों और केयर गिविंग में ज्यादा बराबरी से पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करो। पैटर्निटी लीव जैसी पॉलिसीज जो स्कैंडिनेविया में कॉमन है, नॉर्म्स बदलने में मदद कर सकती हैं। 8. जेंडर बजटिंग। स्पेसिफिक गवर्नमेंट फंड्स एक्सप्लिसिटली ऐसी स्कीम्स के लिए एलोकेट करो जो महिलाओं की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन सपोर्ट करती हैं और उनका अनपेड केयर बर्डन कम करती हैं, जैसे पीएम मातृवंदना योजना, मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो एक प्लान ये है। 1. इंट्रोडक्शन। केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी दोनों को डिफाइन करो। केयर वर्क की इनविजिबिलिटी, स्केल और जेंडर नेचर को हाईलाइट करो। 2. कोर लॉजिक। दोनों के बीच क्लियर डिफरेंशिएट करो टेबल या बुलेट पॉइंट्स यूज करके। फिर एक्सप्लेन करो कैसे वुमेन्स एम्पावरमेंट इंटीग्रेशन ड्राइव कर सकती है, वो 8 स्ट्रेटजीज यूज करके, स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ। टाइम यूज सर्वे, कुटुंबश्री, उज्ज्वला, पैटर्निटी लीव वगैरह एग्जांपल से बात कंक्रीट होती है। 3. कंक्लूजन। जोर दो कि केयर इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना सिर्फ जेंडर इक्विटी के बारे में नहीं है, ये इकोनॉमिक पोटेंशियल अनलॉक करने और ज्यादा एक्यूरेट जीडीपी मेजरमेंट अचीव करने के लिए भी जरूरी है। प्रेजेंटेशन टिप। डिस्टिंक्शन के लिए कंपैरिजन टेबल विजुअली बेस्ट काम करेगा। इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज के लिए नंबर लिस्ट यूज करो। मेक श्योर हर पॉइंट में क्लियर एक्शन हो और आइडियली एक एग्जांपल। थोड़ा एंगेजिंग रखो। ओके, कोर मैसेज प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिसिंग integrating the undervalued care economy, largely performed by women, into the monetized economy, recognizing its value, formalizing care jobs, upskilling women, providing infrastructure support, and promoting shared responsibility, boosting both gender equity and economic growth. Practice now. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, अनपेड केयर वर्क को विजिबल और वैल्यूड बनाना मेनली महिलाओं को एम्पावर करके स्मार्टर और फेयर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए की है। अब 2022 के सवाल पर आते हैं। Question 3, 2022. Is inclusive growth possible under a market economy? State the significance of financial inclusion in achieving economic growth in India. Broad micro theme. Broad micro theme. Economy. ये क्लासिक डिबेट। क्या एक मार्केट इकोनॉमी जो कंपटीशन और एफिशिएंसी पर चलती है इंक्लूसिव भी हो सकती है? मतलब क्या वो सबको ऊपर उठा सकती है, सिर्फ कुछ को नहीं? इंडिया का एक्सपीरियंस बताता है हाँ, मुमकिन है, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं। सिर्फ मार्केट फोर्सेस काफी नहीं है। तो मार्केट्स को थोड़ी मदद चाहिए। कैसे? एग्जैक्टली। मार्केट्स पावरफुल इंजन्स हैं, लेकिन उन्हें स्टीयरिंग चाहिए। आपको स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स चाहिए फेयर प्ले इंश्योर करने के लिए, प्लस आपको टारगेटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस चाहिए।
ऐसी वेलफेयर स्कीम्स जो क्लेवरली मार्केट मैकेनिज्म्स के साथ इंटीग्रेट की गई हों, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स डीबीटी यूज करना, जो पैसा सीधा लोगों के बैंक अकाउंट्स जैसे जनधन अकाउंट्स में भेजता है, बैंकिंग सिस्टम को वेलफेयर डिलीवरी के लिए लेवरेज करता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी की हैं, जैसे प्राइवेट बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस यूज करना फाइनेंशियल सर्विसेज को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए जहां बैंक्स आसानी से नहीं पहुंच सकते। समझ में आया। और फाइनेंशियल इंक्लूजन इसमें कहाँ फिट होता है? ग्रोथ के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है? फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंकिंग, क्रेडिट, इंश्योरेंस तक आसान पहुंच क्रिटिकली सिग्निफिकेंट है। ये की एनेबलर की तरह काम करता है। देखो इसके इंपैक्ट्स। एक, एक्सेस एंड एम्पावरमेंट। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY इसका स्टार एग्जांपल है। 54.58 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स खोले गए, जिनमें 2.46 लाख करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट्स हैं। इसने लाखों लोगों को पहली बार फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में लाया। स्टडीज बताती हैं कि PMJDY की वजह से रूरल फाइनेंशियल एम्पावरमेंट में 76% इंप्रूवमेंट हुआ, जिससे अर्बन रूरल गैप कम करने में मदद मिली। 2, पॉवर्टी रिडक्शन एंड रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। फाइनेंस तक पहुंच लोगों को सेव करने, इन्वेस्ट करने और मुश्किल समय से निकालने में मदद करती है। इंडिया का पॉवर्टी रेट 3.65 PPP बेसिस पर 2011-12 में 52% से गिरकर 2023-24 में 15.1% हो गया। इनइक्वालिटी जीनी कोएफिशिएंट से मेजर की जाती है, वो भी इसी पीरियड में 37.5 से 29.1 हो गई। फाइनेंशियल इंक्लूजन ने इसमें रोल प्ले किया। 3, बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। जब ज्यादा लोग फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को बूस्ट करता है। इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स मार्च 24 तक 64.2 पहुंच गया, जो प्रोग्रेस दिखाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY जैसी स्कीम्स जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स को लोन देती हैं ने 51 करोड़ से ज्यादा लोन सैंक्शन किए, जो 32.36 लाख करोड़ के थे। ये ग्रास रूट बिजनेसेस के लिए एक मैसिव पुश है। 4, फैसिलिटेटिंग सोशल सिक्योरिटी। बैंक अकाउंट होने से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एक्सेस करना आसान हो जाता है। जैसे 7.33 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अटल पेंशन योजना APY में ओल्ड एज सिक्योरिटी के लिए एनरोल किया, जो अक्सर उनके बैंक अकाउंट्स के थ्रू लिंक्ड होती है। ये नंबर्स तो काफी पावरफुल हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एक अच्छा स्ट्रक्चर ये है। 1, इंट्रोडक्शन। कोर सवाल स्टेट करो, क्या मार्केट इकोनॉमीज इंक्लूसिव हो सकती हैं? ब्रीफली आंसर दो हाँ इंटरवेंशंस के साथ, इंडिया का एग्जांपल यूज करके। 2, कोर लॉजिक। पहले ब्रीफली एक्सप्लेन करो कैसे मार्केट इकोनॉमीज को इंक्लूसिविटी की तरफ गाइड किया जा सकता है। रेगुलेशंस, वेलफेयर इंटीग्रेशन जैसे DBT, PBPs जैसे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स का मेंशन करो। फिर मेन पार्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन की सिग्निफिकेंस को डेडिकेट करो। वो 4 पॉइंट्स यूज करो, एक्सेस, एम्पावरमेंट, पॉवर्टी इनइक्वालिटी रिडक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट, सोशल सिक्योरिटी, और हर एक को स्ट्रॉन्ग डेटा एग्जांपल से बैक करो। PMJDY नंबर्स, पॉवर्टी जीनी ड्रॉप, FI इंडेक्स, PMMY लोन्स, APY एनरोलमेंट्स, डेटा यहाँ की है। 3, कंक्लूजन। रीइटरेट करो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक पावरफुल टूल है। इंडिया की जर्नी दिखाती है कि मार्केट फ्रेमवर्क के अंदर स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस इफेक्टिवली इंक्लूसिव ग्रोथ फॉस्टर कर सकती हैं। प्रेजेंटेशन टिप, सिग्निफिकेंस के 4 पॉइंट्स के लिए क्लियर हेडिंग्स यूज करो। डेटा पॉइंट्स को स्टैंड आउट कराओ, शायद उन्हें थोड़ा धीरे या जोर देकर बोलो। एक लॉजिकल आर्गुमेंट बनाओ जो दिखाए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ब्रॉडर ग्रोथ से कैसे कनेक्ट होता है। एक फ्लो क्रिएट करो। ठीक है, चलो इसको समराइज करने की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिसिंग Yes, market economies can achieve inclusive growth but require targeted policies like financial inclusion. In India, financial inclusion has proven significant by expanding access, PMJDY, reducing poverty and inequality, boosting growth through credit, mudra, and enabling social security. rehearse करके देखो। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक क्रूशियल ब्रिज की तरह काम करता है, जो मार्केट इकोनॉमीज को ग्रोथ बेनिफिट ज्यादा ब्रॉडली और फेयरली डिलीवर करने में मदद करता है। चलो अब 2020 के सवाल को देखते हैं। Question 4 2020. Explain intragenerational and intergenerational issues of equity from the perspective of inclusive growth and sustainable development. Broad micro theme. ब्रॉड माइक्रो थीम, इकोनॉमी। ओके, इक्विटी का मतलब है फेयरनेस। ये सवाल हमसे फेयरनेस को 2 तरीकों से देखने को कह रहा है। एक, इंट्रा जेनरेशनल इक्विटी। ये करंट जनरेशन के अंदर फेयरनेस के बारे में है, मतलब आज जी रहे लोगों के बीच रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। दूसरा, इंटरजेनरेशनल इक्विटी। ये जनरेशंस के बीच फेयरनेस के बारे में है, मतलब ये एंश्योर करना कि हमारे आज के एक्शंस फ्यूचर जनरेशंस की अपनी जरूरतें पूरी करने की एबिलिटी को हार्म ना करें। दोनों ही बहुत जरूरी हैं ऐसी ग्रोथ अचीव करने के लिए जो इंक्लूसिव भी हो, आज सबके लिए फेयर, और सस्टेनेबल भी हो, फ्यूचर के लिए फेयर। तो इंट्राजेनरेशनल इक्विटी आज के फेयरनेस में की इश्यूज क्या हैं? यहाँ हमें कई चैलेंजेस दिखते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इनकम और वेल्थ में बड़े गैप्स। इंडिया का जीनी कोफिशिएंट 2023 में 0.410 के आसपास था, जो सिग्निफिकेंट इनकम इनइक्वालिटी इंडिकेट करता है। रीजनल इंबैलेंसेस भी बहुत हैं, कुछ स्टेट्स या एरियाज दूसरों से बहुत ज्यादा अमीर हैं, और अपॉर्चुनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक परसिस्टेंट अर्बन रूरल डिवाइड है। फाइनेंस तक अनइक्वल एक्सेस भी इसका हिस्सा है। सोशल डायमेंशंस, क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी एसेंशियल सर्विसेज तक अनइक्वल एक्सेस। कई लोगों को अभी भी क्लीन वाटर और सैनिटेशन जैसी बेसिक इम्यूनिटीज नहीं मिलती। जेंडर डिस्पैरिटीज भी एक बड़ा इशू है। महिलाएं अक्सर वर्क पार्टिसिपेशन, वेजेस और रिसोर्सेज तक पहुंच में डिसएडवांटेजेस फेस करती हैं। और इंटरजेनरेशनल इक्विटी के बारे में क्या? फ्यूचर के लिए फेयरनेस, हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो उन्हें अफेक्ट करता है? यहाँ सस्टेनेबिलिटी सच में फोकस में आती है। की इशूज हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा इशू है। हमारी करंट जनरेशन नेचुरल रिसोर्सेज जैसे फॉरेस्ट्स, वाटर, मिनरल्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस कॉज कर रही है। क्लाइमेट चेंज, जो हमारे एमिशन से ड्रिवन है, फ्यूचर जनरेशंस की वेलबींग और फूड सिक्योरिटी के लिए एक मैसिव थ्रेट पोज करता है। बेसिकली हम फ्यूचर का रिसोर्स बेस डिप्लीट कर रहे हैं। याद रखना ये। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, फ्यूचर जनरेशंस पर बड़े पब्लिक डेट्स पास ऑन करना उनके फिस्कल स्पेस को लिमिट करता है। फॉसिल फ्यूल्स जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिव्स डेवलप किए बिना डिप्लीट करना उन्हें कम ऑप्शंस के साथ छोड़ देता है।
ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो रिजिलियंट या सस्टेनेबल ना हो, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो सोल्यूशन क्या है? हम आज की फेयरनेस को कल की फेयरनेस के साथ कैसे बैलेंस करें? इसके लिए कॉन्शियस पॉलिसी चॉइसेस की जरूरत है। हमें आज इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजीज चाहिए, जैसे पीएमजेडीवाई फाइनेंशियल एक्सेस के लिए, एमजीएनआरईजीए रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंट्रा जनरेशनल इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने के लिए। हमें स्ट्रॉन्ग सोशल सेफ्टी नेट्स भी चाहिए। साथ ही हमें फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में हेविली इन्वेस्ट करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी, रिसोर्स कंजर्वेशन, क्लाइमेट अडेप्टेशन टेक्नोलॉजीज। ये प्रेजेंट नीड्स को फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ बैलेंस करने के बारे में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, खासकर एसडीजी 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज और एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन। इस आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना चाहिए? कोर लॉजिक। पहले इंट्रा जनरेशनल इक्विटी इश्यूज एक्सप्लेन करो, इकोनॉमिक, इनकम, रीजनल गैप्स, जीनी एग्जाम्पल और सोशल डायमेंशंस, एक्सेस टू हेल्थ एडू, जेंडर डिस्पैरिटी दोनों कवर करते हुए। फिर इंटरजेनरेशनल इक्विटी इश्यूज एक्सप्लेन करो, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रिसोर्स डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, डेट, नॉन रिन्यूएबल्स पर फोकस करते हुए। ब्रीफली वे फॉरवर्ड मेंशन करो, पॉलिसी इंटरवेंशंस जो प्रेजेंट फ्यूचर नीड्स बैलेंस करें, एसडीजीज 10 एंड 13 को रेफरेंस करते हुए। 3 कंक्लूजन। रीइटरेट करो कि डेवलपमेंट प्लानिंग में इक्विटी के दोनों डायमेंशंस को इंटीग्रेट करने की क्रिटिकल नीड है ट्रूली सस्टेनेबल और इंक्लूसिव प्रोग्रेस के लिए। प्रेजेंटेशन टिप विविड बनाओ। एसडीजीज का मेंशन वेट ऐड करता है और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट दिखाता है। Okay. Main idea, practice करते हैं. Practice saying, inclusive and sustainable growth demands addressing both intragenerational equity, ensuring fairness among people today, and intergenerational equity, safeguarding resources and a healthy planet for future generations. Practice करो दोस्त. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, रियल डेवलपमेंट हमारी जनरेशन के अंदर फेयरनेस और आने वाली जनरेशंस के प्रति जिम्मेदारी को बैलेंस करता है। अब 2019 का सवाल देखते हैं. Question 5 2019. It is argued that the strategy of inclusive growth is intended to meet the objectives of inclusiveness and sustainability together. Comment on this statement. Broad macro theme, economy. तो ये सवाल पूछ रहा है, क्या इंक्लूसिव ग्रोथ का एम रखने से सस्टेनेबिलिटी में भी ऑटोमेटिकली मदद मिलती है? क्या हम दोनों गोल्स एक साथ अचीव कर सकते हैं? आर्गुमेंट ये है कि हाँ, ये दोनों साथ साथ चलने के लिए ही हैं। ऐसा कैसे? कनेक्शन क्या है? नीति आयोग इंडिया का पॉलिसी थिंक टैंक इंक्लूसिव ग्रोथ को इस तरह डिफाइन करता है जिसमें एक्सप्लिसिटली सबके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना शामिल है। ये ऐसी ग्रोथ के बारे में है जिसका फायदा लोगों और प्लैनेट दोनों को हो। और एसडीजी इंडिया इंडेक्स पर इंडिया की प्रोग्रेस 2020-21 में 66 स्कोर से 2023-24 में 71 तक इंप्रूव होना सजेस्ट करता है कि ये डुअल अप्रोच काम कर सकता है। क्या आप इन लिंकेजेस को थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल डायमेंशंस में कैसे कनेक्ट होती है? चलो देखते हैं। इकोनॉमिक लिंक, इंक्लूसिव ग्रोथ का एम पॉवर्टी कम करना है, जैसे एमजीआरईजीए गारंटेड वेजेस के थ्रू करता है। जॉब्स क्रिएट करना है, ईजी पीएम मुद्रा जैसे एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने वाली स्कीम्स। और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंप्रूव करना है, पीएमजेडीवाई। ये सीधे इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस को बूस्ट करते हैं। सोशल लिंक, ये हेल्थ केयर जैसे आयुष्मान भारत, सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग वुमेन को एम्पावर करने पर फोकस करता है। ये सोशल इंक्लूसिवनेस को एनहांस करता है। एनवायरमेंटल लिंक, सस्टेनेबिलिटी, यहाँ सस्टेनेबिलिटी कनेक्ट होती है। कई इंक्लूसिव ग्रोथ इनिशिएटिव्स के पॉजिटिव एनवायरमेंटल को बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे एमजीआरईजीए में अक्सर ग्रीन वर्क्स शामिल होते हैं, जैसे वाटर कंजर्वेशन, अफॉरेस्टेशन और लैंड डेवलपमेंट। एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन के प्रति इंडिया का कमिटमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना शामिल करता है, जो जॉब्स क्रिएट करता है इंक्लूसिव, जबकि क्लाइमेट चेंज से लड़ता है सस्टेनेबल। रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज पर फोकस करना एक और एग्जाम्पल है। तो सिनर्जीज हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली, कई पोटेंशियल सिनर्जीज हैं। ग्रीन जॉब्स, डबल डिविडेंड, सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन या वेस्ट मैनेजमेंट जैसे एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना जॉब्स क्रिएट करता है इंक्लूसिवनेस, जबकि एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करता है सस्टेनेबिलिटी। ये एक विन विन है। सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, एमजीएनआरईजीए जैसी स्कीम्स रूरल पॉवर्टी से निपटती हैं और वाटरशेड मैनेजमेंट या सस्टेनेबल रूरल एसेट्स बनाने के थ्रू एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूजन एंड सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल इंक्लूजन इनिशिएटिव सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ तक पहुंच इंप्रूव कर सकती हैं, जबकि पोटेंशियली फिजिकल ट्रैवल या रिसोर्स कंजम्पशन की जरूरत कम कर सकती हैं, ईजी ऑनलाइन सर्विसेज। समझ गई। स्ट्रक्चर के लिए क्या प्लान है? एक सजेशन ये है। 1 इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट से अग्री करते हुए शुरू करो। इंक्लूसिव ग्रोथ को एक्सप्लिसिटली सस्टेनेबिलिटी से लिंक करके डिफाइन करो। नीति आयोग डेफिनेशन मेंशन करो। इस लिंकेज के इनिशियल एविडेंस के तौर पर इंडिया का इंप्रूव्ड एसडीजी इंडेक्स स्कोर साइट करो। 2 कोर लॉजिक, 3 डायमेंशंस में लिंकेजेस एक्सप्लेन करो। इकोनॉमिक, पॉवर्टी, जॉब्स, एफआई एग्जांपल्स, सोशल, हेल्थ, एडू, एम्पावरमेंट एग्जांपल्स और एनवायरमेंटल, ग्रीन वर्क्स इन एमजीआरआरजी, एसडीजी 13 प्रोग्रेस, कंजर्वेशन एग्जांपल्स। क्रूशियली सिनर्जीज हाईलाइट करो जहां एक्शंस दोनों गोल्स एक साथ अचीव करते हैं। ग्रीन जॉब्स, सस्टेनेबल रूरल डेव वाया एमजीआरईजीजी, टेक इंटीग्रेशन। 3 कंक्लूजन, कंक्लूड करो कि इंक्लूसिव ग्रोथ की स्ट्रैटेजी सच में इंक्लूसिवनेस और सस्टेनेबिलिटी को एक साथ अचीव करने के लिए डिजाइंड है। हालांकि इन गोल्स को बैलेंस करने में चैलेंजेस बने हुए हैं, सिनर्जी का पोटेंशियल साफ है और मल्टीपल एसडीजीज में प्रोग्रेस दिखाता है कि ये फीजिबल है। प्रेजेंटेशन टिप, जिंक्स एक्सप्लेन करते वक्त इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल डायमेंशंस के लिए सिंपल मेंटल आइकन्स यूज करो। सिनर्जी दिखाने के लिए आप ओवरलैपिंग सर्कल्स विजुअलाइज कर सकते हो, जो इंटरसेक्शन दिखाता है कि कहां एक्शंस दोनों गोल सर्व करते हैं। सिनर्जी एग्जांपल्स को क्लियर बनाओ। कूल। चलो सिनर्जी आइडिया प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस सेइंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी आर डिजाइन्ड टू वर्क टुगेदर। For example, MGNREG provides employment, reducing poverty inclusiveness, while also undertaking environmental works like water conservation, sustainability, demonstrating a clear synergy. Practice करो। मिनी रिकैप,
इन शॉर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ सिर्फ आज के लोगों के लिए फेयरनेस के बारे में नहीं है, ये फंडामेंटली कल के लिए प्लैनेट प्रोटेक्ट करने से लिंक्ड है, उस स्वीट स्पॉट को एम करते हुए जहां दोनों गोल्स मिलते हैं। अगला 2017 का सवाल, क्वेश्चन 6 2017. What are the salient features of inclusive growth? Has India been experiencing such a growth process? Analyze and suggest measures for inclusive growth. Broad micro theme. ब्रॉड माइक्रो थीम, इकोनॉमी। तो इंक्लूसिव ग्रोथ असल में दिखती कैसी है? इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या सेलियंट फीचर्स क्या हैं? हाँ, इसको डिफाइन क्या करता है? ओके, इन इंग्रेडिएंट्स के वर्ड में सूत्रों, ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन। ग्रोथ का फायदा सिर्फ कुछ को नहीं मिलना चाहिए, इसमें समाज के सभी सेक्शंस शामिल होने चाहिए और उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अलग अलग इनकम ग्रुप्स, रीजन्स, कम्युनिटीज। ये इकोनॉमिक और सोशल इंक्लूजन के बारे में है। सोचो पीएम मुद्रा योजना जैसी स्कीम्स जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स को पार्टिसिपेट करने में मदद करती हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ के बेनिफिट्स जैसे बढ़ती इनकम, बेहतर सर्विसेज को फेयरली शेयर किया जाना चाहिए। ये सिर्फ एक बड़ा केक बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे ज्यादा जस्टली डिवाइड करने के बारे में भी है। टारगेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स इसमें मदद करने का एम रखती हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, काफी प्रोडक्टिव जॉब्स क्रिएट करना क्रूशियल है। सिर्फ कोई भी जॉब्स नहीं, बल्कि ऐसी जॉब्स जो डिसेंट वेजेस देती हैं और कुछ सिक्योरिटी ऑफर करती हैं। स्किल डेवलपमेंट यहां भी की है। पीएमजीडीएसआई जो डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करता है, एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव करने में मदद करता है। पॉवर्टी रिडक्शन, एक कोर ऑब्जेक्टिव सिर्फ ओवरऑल ग्रोथ नहीं, बल्कि अलग अलग तरीकों से जॉब्स, सोशल सपोर्ट, अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच, पॉवर्टी में एक सिग्निफिकेंट और सस्टेन्ड कमी लाना है। ओके, ये फीचर्स हो गए। अब बड़ा सवाल, क्या इंडिया सच में इस तरह की ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है? असेसमेंट क्या है? ये एक मिक्स पिक्चर है दोस्त। डेफिनेटली पॉजिटिव्स हैं। पॉवर्टी डिक्लाइन, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, पॉवर्टी रेट्स काफी गिरे हैं। 2011-12 से 50% से ज्यादा से 2023-24 में लगभग 15% तक। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी अब 1% से नीचे है। ये मेजर प्रोग्रेस है। इनइक्वालिटी इंप्रूवमेंट, इनकम के लिए जीनी कोएफिशिएंट रिपोर्टेडली 2011-12 से 2023-24 के बीच 37.5 से 29.1 तक इंप्रूव डिक्रीज हुआ, जो सजेस्ट करता है कि उस पीरियड में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कुछ हद तक कम अनइक्वल हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी कमी देखी गई। पीएलएफएस डेटा के अनुसार 2017-18 में लगभग 6% से 2023-24 में 3.2% तक। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है ना? लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? हाँ, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस बने हुए हैं। वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, हालांकि इनकम इनइक्वालिटी शायद कम हुई हो, वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट ने सजेस्ट किया कि 2023 में टॉप 10% इंडियंस के पास देश की लगभग 65% वेल्थ थी, जबकि बॉटम 50% के पास सिर्फ 6.4% थी। ये मैसिव गैप इंक्लूसिवनेस के लिए एक बड़ा कंसर्न है। रीजनल डिस्पैरिटीज, ग्रोथ पूरे देश में यूनिफॉर्म नहीं रही है। क्वालिटी हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच में अर्बन रूरल डिवाइड बना हुआ है। कुछ स्टेट्स दूसरों से काफी पीछे हैं। अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच अभी भी ज्योग्राफिकली बहुत अनइवन है। तो ग्रोथ को ज्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? एक मल्टी प्रोंग अप्रोच की जरूरत है। स्ट्रेंथन पॉलिसी इंटरवेंशंस, की सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पीपीपीज को कंटिन्यू करो और एनहांस करो। खासकर अंडरसर्व्ड एरियाज में टेक्नोलॉजी और टारगेटेड क्रेडिट स्कीम्स यूज करके फाइनेंशियल इंक्लूजन को डीपन करो। क्रिटिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को सभी इकोनॉमिक प्लानिंग में इंटीग्रेट करो। क्लाइमेट रेजिलियंस के बारे में सोचो। फोकस ऑन सोशल डेवलपमेंट, क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर तक पहुंच इंप्रूव करो, खासकर डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए और लैगिंग रीजन्स में। मार्केट नीड से अलाइन करने वाली स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग को अग्रेसिवली प्रमोट करो ताकि एम्प्लॉयबिलिटी बूस्ट हो। इस आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करोगे? इसको लॉजिकल रखो। 1. इंट्रोडक्शन, ब्रीफली इंक्लूसिव ग्रोथ डिफाइन करो या ये चैलेंज स्टेट करो कि ग्रोथ बेनिफिट सब तक पहुंचे, ये इंश्योर करना है। 2. कोर लॉजिक, पहले साइलेंट फीचर्स लिस्ट करो और एक्सप्लेन करो। ब्रॉड पार्टिसिपेशन, इक्विटी, जॉब्स, पॉवर्टी रिडक्शन प्लस एग्जांपल्स लाइक मुद्रा, पीएमजीडीएसआई। दूसरा, एनालाइज इंडियाज एक्सपीरियंस, पॉजिटिव्स प्रेजेंट करो, पॉवर्टी डिक्लाइन, जिनी इंप्रूवमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ड्रॉप प्लस डेटा, और फिर चैलेंजेस, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, रीजनल डिस्पैरिटीज प्लस डेटा एग्जांपल्स। तीसरा, मेजर सजेस्ट करो, पॉलिसी, पीपीपीज, एफआई, सस्टेनेबिलिटी, सोशल, क्वालिटी, एजू, हेल्थ, स्किलिंग। 3. कंक्लूजन, रिएटरेट करो कि हालांकि प्रोग्रेस हुई है, डीप इंक्लूसिवनेस अचीव करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को टारगेटेड सोशल डेवलपमेंट के साथ कंबाइन करें। मुद्रा जैसी सक्सेसेस दिखाती हैं कि टारगेटेड इंटरवेंशंस काम करती हैं। प्रेजेंटेशन टिप, फीचर्स के लिए क्लियर बुलेट पॉइंट्स यूज करो। इंडिया का एक्सपीरियंस एनालाइज करते वक्त डिस्टिंक्ट पॉजिटिव्स और चैलेंजेस सब हेडिंग्स यूज करो सपोर्टिंग डेटा के साथ। मेजर्स को एक्शनेबल रखो और लॉजिकली ग्रुप करो। पॉलिसी, सोशल। सही है, चलो एसेंस प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिसिंग इंक्लूसिव ग्रोथ फीचर्स ब्रॉड पार्टिसिपेशन, equity, job creation, and poverty reduction. While India has seen progress in reducing poverty and unemployment, major challenges like high wealth concentration and regional gaps remain, needing focused policy and social development measures. Rehearse this. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। इंडिया ने स्ट्राइड्स ली हैं, लेकिन इनइक्वालिटी गैप्स को ब्रिज करने पर ऑनगोइंग फोकस की जरूरत है। चलो अब 2016 के पहले सवाल को देखते हैं। Question 7, 2016. Comment on the challenges for inclusive growth which include careless and useless manpower in the Indian context. Suggest measures to be taken to face these challenges. Broad macro theme, economy. लोगों के पास जो स्किल्स हैं और एम्प्लॉयर्स को जो स्किल्स चाहिए, उनके बीच मिसमैच, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। इंडिया के पास ये मैसिव यंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, लेकिन क्या हम इसका पूरा फायदा उठा पा रहे हैं? ये स्किल गैप इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक बड़ा हर्डल है। तो इस केयरलेस मैन पावर इशू के पीछे स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या हैं? हम इन्हें 2 मेन एरियाज में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पहला, ह्यूमन कैपिटल रिलेटेड चैलेंजेस, बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। प्रोग्रेस के बावजूद फाउंडेशनल लर्निंग लेवल्स कम है।
एक 2010 स्टडी ने एस्टिमेट किया था कि बहुत बड़ी संख्या में इंडियंस बेसिक रीडिंग एबिलिटी लैक करते थे। हाल ही में एक 2022 स्टडी ने क्लास 3 स्टूडेंट्स में भी बेसिक मैथ स्किल्स में सिग्निफिकेंट गैप्स दिखाए। 11% बेसिक मैथ नहीं कर सकते थे, 37% की लिमिटेड एबिलिटी थी। ये एम्प्लॉयबिलिटी को सीवियरली इंपैक्ट करता है। पुअर एजुकेशनल आउटकम्स, ये सिर्फ एनरोलमेंट के बारे में नहीं बल्कि एजुकेशन की क्वालिटी के बारे में है। कई ग्रेजुएट्स में इंडस्ट्रीज द्वारा जरूरी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी होती है। स्किल जॉब मिसमैच, ये कोर इशू है। कई इंस्टीट्यूशंस में जो स्किल्स सिखाई जा रही हैं वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज की जरूरतों से अलाइन नहीं है। तो आपके पास बिना जॉब्स के ग्रेजुएट्स हैं और इंडस्ट्रीज स्किल्ड वर्कर्स ढूंढने में स्ट्रगल कर रही हैं। पैराडॉक्स है ना। 2 स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, अंडर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। हालांकि स्पेंडिंग बढ़ी है 1.04 ट्रिलियन से 1.28 ट्रिलियन हाल ही में, ये अभी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 द्वारा सेट 6% ऑफ GDP टारगेट से काफी नीचे है। क्वालिटी एजुकेशन को ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। रीजनल डिस्पैरिटीज, एजुकेशनल क्वालिटी और जॉब अपॉर्चुनिटीज अलग अलग स्टेट्स और रीजन्स में बहुत ज्यादा वेरी करती हैं। इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस, इंडिया की वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर में है, जहां फॉर्मल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और सोशल सिक्योरिटी तक पहुंच लिमिटेड है। ओके, ये सीरियस चैलेंजेस हैं। इस स्किल गैप को एड्रेस करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की जरूरत है। 1 पॉलिसी इंटरवेंशंस, लार्ज स्केल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करो। NSDC यहाँ की है, जिसका एम लाखों लोगों को स्किल करना है। MGNREGA जैसी स्कीम्स को स्ट्रेंथन करो ताकि एम्प्लॉयमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्गर स्किल बिल्डिंग कंपोनेंट भी शामिल हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन, PMJDY को पुश करते रहो क्योंकि ये लोगों को ट्रेनिंग एक्सेस करने या बिजनेस शुरू करने में मदद करता है। 2 एजुकेशनल रिफॉर्म्स, फाउंडेशनल लेवल से ऊपर तक एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने पर रिलेंटलेसली फोकस करो। NEP 2020 को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करो, खासकर इसके वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल स्किल्स और फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर को। इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच बहुत स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप्स फॉस्टर करो ताकि क्यूरिकुला जॉब मार्केट नीड से मैच करें। 3 इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड लर्निंग, दूसरे देशों में सक्सेसफुल स्किल डेवलपमेंट मॉडल से सीखो, जैसे सिंगापुर का स्किल्स फ्यूचर इनिशिएटिव या जर्मनी का ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम, क्लासरूम लर्निंग को अप्रेंटिसशिप के साथ कंबाइन करना। इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ILO और OECD के साथ एक ग्लोबल स्किल्स गैप स्टडी फंड करने का इनिशिएटिव इस दिशा में एक कदम है। इस रिस्पॉन्स को स्ट्रक्चर कैसे करना चाहिए? कोर प्रॉब्लम डिफाइन करो, केयरलेस मैन पावर इशू एज अ स्किल एम्प्लॉयमेंट मिसमैच जो इंक्लूसिव ग्रोथ और इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड के पोटेंशियल को हिंडर कर रहा है। 2 कोर लॉजिक, चैलेंजेस डिटेल करो, उन्हें ह्यूमन कैपिटल रिलेटेड, लिटरेसी न्यूमरेसी गैप्स, पोर एडू आउटकम्स, स्किल मिसमैच प्लस डेटा एग्जांपल्स और स्ट्रक्चरल अंडर इन्वेस्टमेंट, रीजनल डिस्पैरिटी, इनफॉर्मल सेक्टर में कैटेगराइज करते हुए। फिर मेजर सजेस्ट करो, उन्हें पॉलिसी इंटरवेंशंस, NSDC, MGNREGA प्लस स्किल्स, PMGDY, एजुकेशनल रिफॉर्म, quality focus, NEP implementation, industry links और international collaboration, learning from Singapore, Germany, G20 initiative में ग्रुप करते हुए। 3 conclusion, reiterate करो कि इससे निपटने के लिए एक मल्टी-pronged अप्रोच चाहिए जो फाउंडेशनल लर्निंग, रेलेवेंट स्किलिंग, क्वालिटी एजुकेशन रिफॉर्म्स और सफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने पर फोकस करे। इंटरनेशनल एग्जांपल्स मेंशन करना एक अच्छा टच आर्ट करेगा। प्रेजेंटेशन टिप, चैलेंजेस, ह्यूमन कैपिटल वर्सेस स्ट्रक्चरल और मेजर्स, पॉलिसी, एजुकेशन, कोलैबोरेशन को कैटेगराइज करना आंसर को बहुत क्लियर और ऑर्गेनाइज बनाता है। मेंशन स्पेसिफिक एग्जांपल्स, ASER, NEP, NSDC, जर्मनी एक्सेट्रा यूज करो। समझ गई। चलो कोर चैलेंज और सोल्यूशन प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस सेइंग इंडियाज चैलेंज ऑफ केयरलेस मैन पावर, essentially a skill job mismatch and poor educational outcomes, hinders inclusive growth. Addressing this requires boosting foundational learning, implementing NEP 2020's focus on skills, skilling up initiatives like NSDC, and aligning training with industry needs. Practice करो। मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, क्वालिटी एजुकेशन और रेलेवेंट ट्रेनिंग के थ्रू स्किल गैप फिक्स करना इंडिया की पॉपुलेशन को इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक ट्रू डेमोग्राफिक डिविडेंड में बदलने के लिए क्रूशियल है। अब 2016 के दूसरे सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन 8 2016, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY is necessary for bringing the unbanked to the institutional finance fold. Do you agree with this for the financial inclusion of the poor section of the Indian society? Give arguments to justify your opinion. Broad micro theme, economy. PMJDY हमने इस पर पहले भी बात की है। ये सवाल सीधा पूछता है, क्या ये स्कीम अनबैंक्ड गरीब लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाने के लिए जरूरी है? क्या आप इसे एग्री करते हैं और इंपॉर्टेंटली क्यों? तो आंसर में एक क्लियर हाँ या ना का स्टांस चाहिए जस्टिफिकेशन के साथ। क्या टेक है? एकदम रिसाउंडिंग यस। PMJDY बिल्कुल फंडामेंटल रहा है, इंडिया के फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव का कॉर्नरस्टोन। सिर्फ स्केल ही कहानी बता देता है। जनवरी 2025 तक 44.54 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट्स खुले गए। इस नंबर के बारे में सोचो, ये मैसिव है। इसने सच में बैंकिंग दी अनबैंक्ड के मिशन को स्पीयरहेड किया। ओके, स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या है? ये इतना जरूरी क्यों था? कई की रीजंस इसे एसेंशियल बनाते हैं। 1 अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस एंड इंक्लूसिविटी, PMJDY से पहले पॉपुलेशन के बड़े हिस्से, खासकर रूरल एरियाज में और महिलाएं, फॉर्मल बैंकिंग से एक्सक्लूडेड थे। इस स्कीम ने उसे ड्रामेटिकली बदल दिया। क्रूशली जेंडर इंक्लूजन, लगभग 55.7% अकाउंट होल्डर्स महिलाएं हैं। इसने महिलाओं की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जियोग्राफिक इंक्लूजन, लगभग 66.6%, 2/3 अकाउंट्स रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में हैं, जो सीधे अर्बन रूरल बैंकिंग डिवाइड को टैकल करता है। 2 गेटवे टू सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, PMJDY अकाउंट्स सिर्फ बैंक अकाउंट्स नहीं है, वो प्लेटफॉर्म्स हैं। उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स DBT का मैसिव रोल आउट इनेबल किया, ये इंश्योर करते हुए कि गवर्नमेंट वेलफेयर मनी सीधा बेनिफिशियरीज तक पहुंचे।
लीकेजेस कम हो। उन्हें क्रूशियल लो कॉस्ट इंश्योरेंस स्कीम्स जैसे पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस और पीएम सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंट इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम अटल पेंशन योजना एपीवाई तक पहुंच भी फैसिलिटेट की। इसने एक वाइटल सोशल सेफ्टी नेट क्रिएट किया। 3. बूस्टिंग क्रेडिट एक्सेस एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। बैंक अकाउंट होना फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस करने की तरफ पहला कदम है। ये अकाउंट्स जो अक्सर रुपए डेबिट कार्ड्स के साथ लिंक्ड होते हैं और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज छोटे इमरजेंसी लोन्स ऑफर करते हैं, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए मुद्रा लोन्स जैसी स्कीम्स एक्सेस करना भी आसान बनाते हैं। मुद्रा लोन सैंक्शंस FY 1924 के बीच लगभग 10% CAGR से बढ़े, जो इंक्रीज्ड क्रेडिट फ्लो दिखाता है। 4. ड्राइविंग डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी। रुपए डेबिट कार्ड्स प्रोवाइड करना और इन अकाउंट्स के थ्रू मोबाइल बैंकिंग एनकरेज करना डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ एक मैसिव पुश रहा है, खासकर रूरल इंडिया में। फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम्स अक्सर अकाउंट ओपनिंग ड्राइव्स के साथ होते हैं। क्या कोई चैलेंजेस बिल्कुल नहीं थे? उन अकाउंट्स का क्या जो बस खाली पड़े रहते हैं? चैलेंजेस हैं, हाँ। रिमोट एरियाज में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के वास्ट नेटवर्क के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज की क्वालिटी इंश्योर करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट की जरूरत है। अकाउंट डोमेंसी, अकाउंट्स खोले गए लेकिन रेगुलरली यूज नहीं किए जाते, भी एक इशू है। सॉल्यूशंस में रेगुलर ट्रांजैक्शंस इंसेंटिवाइज करना, गरीबों के लिए टेलर्ड रेलेवेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करना, ग्रीवेंस रिड्रेसल स्ट्रेंथन करना और एक्टिव यूसेज के बेनिफिट्स दिखाने के लिए कंटिन्यूअस फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन शामिल हैं। लेकिन ये चैलेंजेस स्कीम के उस इनिशियल एक्सेस प्रोवाइड करने की फंडामेंटल नेसेसिटी को निगेट नहीं करते। ओके, इस आंसर के लिए स्ट्रक्चर। स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्टिफिकेशन स्ट्रक्चर। 1. इंट्रोडक्शन। एक स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट, यस एब्सोल्युटली नेसेसरी के साथ शुरू करो। PMJDY की सिग्निफिकेंस स्टेट करो एज अ कॉर्नरस्टोन। इमीडिएटली मैसिव नंबर ऑफ अकाउंट्स 54.58 करोड़ कोट करो उसके स्केल और अनबैंक्ड पर इंपैक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए। 2. कोर लॉजिक। उसकी नेसेसिटी को जस्टिफाई करने वाले आर्गुमेंट्स क्लियर पॉइंट्स के रूप में प्रेजेंट करो। वो 4 पॉइंट्स यूज करो। एक्सेस, इंक्लूसिविटी, जेंडर, जियो डेटा, गेटवे टू सोशल सिक्योरिटी, DBT, लिंक्ड स्कीम्स जैसे PMJJBY, PMSBY, APY, बूस्टिंग क्रेडिट अपॉर्चुनिटी, ओवरड्राफ्ट, मुद्रा एग्जाम्पल, CAGR, ड्राइविंग डिजिटल लिटरेसी, रुपे कार्ड्स, हर एक के लिए डेटा और एग्जाम्पल्स यूज करो। ब्रीफली चैलेंजेस एक्नॉलेज करो, डोमेंसी, सर्विस क्वालिटी, लेकिन उन्हें इंप्रूवमेंट के एरियाज के रूप में फ्रेम करो, स्कीम की नेसेसिटी के खिलाफ रीजंस के तौर पर नहीं। सोल्यूशन सजेस्ट करो। 3. कंक्लूजन। रोल और नेसेसिटी को रीइटरेट करो। इंडिया के गरीबों के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव करने में उसे सीधे एम्पावरमेंट, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी और सबका साथ सबका विकास के विजन से लिंक करते हुए। प्रेजेंटेशन टिप। उस स्ट्रॉन्ग यस से शुरू करो। अपने आर्गुमेंट्स को क्लियरली नंबर करो, डेटा पॉइंट्स को नेचुरली वीव करो हर आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए। चैलेंजेस को ब्रीफली एड्रेस करो और सॉल्यूशंस पर जल्दी पिवट करो, नेसेसिटी पर पॉजिटिव स्टैंस मेंटेन करने के लिए। ठीक है, कोर जस्टिफिकेशन प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस सेइंग yes, PMJDY was fundamentally necessary. It provided unprecedented banking access, especially to women in rural areas, served as a crucial platform for DBT and social security schemes, boosted credit availability via Mudra, and drove digital literacy, truly essential for including the poor. रिहर्स करके देखो। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, PMJDY का मैसिव स्केल और मल्टीफैसेटेड इंपैक्ट प्रूव करता है कि ये इंडिया के अनबैंक्ड को फॉर्मल फाइनेंशियल फोल्ड में लाने के लिए एक नेसेसरी गेम चेंजर था। चलो अब 2014 पर वापस चलते हैं। Question 9 2014. Capitalism has guided the world economy to unprecedented prosperity. However, it often encourages short-sightedness and contributes to wide disparities between the rich and the poor. In this light, would it be correct to believe and adopt capitalism to bring inclusive growth in India? Discuss. Broad micro theme. ब्रॉड माइक्रो थीम, इकोनॉमी। कैपिटलिज्म वेल्थ क्रिएशन का इंजन, लेकिन अक्सर इनइक्वालिटी के लिए भी ब्लेम किया जाता है। ये सवाल पूछता है, इसके प्रोज और कॉन्स को देखते हुए क्या इंडिया को इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करने के लिए सिर्फ कैपिटलिज्म पर रिलाई करना चाहिए? तो ये एक नुआंस डिस्कशन मांग रहा है, सिंपल यस नो नहीं। एग्जैक्टली। प्योर अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म शायद कुछ के लिए ग्रोथ मैक्सिमाइज कर दे, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इंक्लूसिव होने की पॉसिबिलिटी कम है। इंडिया का अपना एक्सपीरियंस 1991 लिबरलाइजेशन के बाद से दिखाता है कि जबकि मार्केट प्रिंसिपल्स ने ग्रोथ बूस्ट की, उन्होंने इनइक्वालिटी को अपने आप सॉल्व नहीं किया। तो आंसर लाइकली है नहीं, सिर्फ कैपिटलिज्म अडॉप्ट करना रास्ता नहीं है। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक ज्यादा बैलेंस्ड मिक्स्ड अप्रोच की जरूरत है। इंडिया में ज्यादा कैपिटलिस्ट मार्केट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करने के पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या रहे हैं? क्लियर बेनिफिट्स हैं जो हमने देखे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट हुई। मार्केट ओरिएंटेशन ने बहुत ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI ट्रैक किया। जैसे सिर्फ 2024-25 फिस्कल ईयर के अप्रैल-नवंबर में FDI इनफ्लो $55.6 बिलियन रिपोर्ट किया गया, पिछले साल से 17.9% ज्यादा, मेनली सर्विसेज और टेक्नोलॉजी में फ्लो करते हुए। वो ग्रोथ फ्यूल करता है। पॉवर्टी रिडक्शन, ये हायर ग्रोथ ने पॉवर्टी कम करने में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया। जैसा हमने नोट किया, एक्सट्रीम पॉवर्टी 2011 में 12% से ज्यादा से गिरकर 2024 तक 1% से कम हो गई। कैपिटलिज्म वेल्थ क्रिएट करने में अच्छा है, जो लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल सकता है। सेक्टरल डेवलपमेंट एंड जॉब्स। मार्केट फोर्सेस ने IT सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जैसे नए सेक्टर्स में ग्रोथ स्पर की, नए तरह के जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हुए। लेकिन सवाल में मेंशन डाउनसाइड्स के बारे में क्या? शॉर्ट साइटेडनेस और इनइक्वालिटी। हाँ, वो अनचेक्ड कैपिटलिज्म के इनहेरेंट चैलेंजेस हैं। राइजिंग परसिस्टेंट इनइक्वालिटी, जबकि पॉवर्टी गिरी, इनइक्वालिटी खासकर वेल्थ इनइक्वालिटी जैसा हमने पहले देखा, एक बड़ा इशू बनी हुई है। कैपिटलिज्म में वेल्थ कॉन्सेंट्रेट करने की टेंडेंसी होती है अगर रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी से बैलेंस ना किया जाए। इंडिया का इनकम के लिए जिनी कोफिशिएंट 0.410 के आसपास अभी भी सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज की तरफ इशारा करता है। रीजनल इंबैलेंसेस, मार्केट फोर्सेस अक्सर उन एरियाज को फेवर करती हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, पोटेंशियली प्रॉस्परस रीजन्स और लैगिंग वंस के बीच गैप बढ़ाते हुए। अर्बन रूरल डिवाइड, इंटरस्टेट डिफरेंसेस,
इसके लिए बैलेंस डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत होती है। नेग्लेक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। एक प्योरली प्रॉफिट ड्रिवन सिस्टम क्रूशियल एरियाज जैसे पब्लिक हेल्थ, सबके लिए एजुकेशन और सोशल सेफ्टी नेट्स में अंडर इन्वेस्ट कर सकता है, जो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं, लेकिन शायद इमीडिएटली प्रॉफिटेबल ना हो। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स लॉन्ग टर्म सोशल गुड पर हावी हो सकते हैं। तो अगर प्योर कैपिटलिज्म इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए आंसर नहीं है, तो इंडिया के लिए अल्टरनेटिव क्या है? बैलेंस्ड अप्रोच क्या है? सोशल गोल्स और इक्विटी इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन यूज करता है। इस अप्रोच के की एलिमेंट्स में शामिल हैं स्ट्रॉन्ग सोशल सेक्टर फोकस, गवर्नमेंट एक्टिवली सोशल सर्विसेज पर स्पेंड करती है। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर एज अ शेयर ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर FY21 और FY25 बजट एस्टिमेट्स के बीच 23.3% से 26.2% तक बढ़ गया। टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स, पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग ग्रू अबाउट 18% CAGR FY21-25 BE और एजुकेशन अबाउट 12% CAGR FY21-25 BE में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करने के लिए। यूजिंग मिक्स्ड इकोनॉमी टूल्स। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स PPPs एम्प्लॉय करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन से लिंक्ड टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट करना जैसे PMJDY और डिजिटल इंडिया या मेक इन इंडिया जैसी इनिशिएटिव्स के थ्रू स्पेसिफिक सेक्टर्स को प्रमोट करना, ये सब मार्केट को ब्रॉडर सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ गाइड करने के तरीके हैं। इस डिस्कशन को स्ट्रक्चर कैसे करोगे? एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर की है। 1. इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट की गई डिलेमा एक्नॉलेज करो, कैपिटलिज्म की प्रॉस्पेरिटी की पावर वर्सेस उसकी इनइक्वालिटी शॉर्ट साइटेडनेस का पोटेंशियल। थीसिस स्टेट करो, प्योर कैपिटलिज्म इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए लाइकली इनसफिशिएंट है, एक बैलेंस्ड मिक्स्ड अप्रोच की जरूरत है। 2. कोर लॉजिक, पहले इंडिया में मार्केट ओरिएंटेशन के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस डिस्कस करो, इकोनॉमिक ग्रोथ, FDI डेटा, पॉवर्टी रिडक्शन डेटा, सेक्टरल डेवलपमेंट एग्जांपल्स। दूसरा, चैलेंजेस लिमिटेशंस डिस्कस करो, इनइक्वालिटी, जीनी वेल्थ कंसंट्रेशन, रीजनल डिस्पैरिटीज, पोटेंशियल नेग्लेक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। तीसरा, इंडिया जो बैलेंस्ड मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच अडॉप्ट करता है उसे एक्सप्लेन करो, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग फोकस प्लस डेटा, हेल्थ एजू इन्वेस्टमेंट प्लस डेटा, मिक्स्ड टूल्स के एग्जांपल्स जैसे PPPs, PMJDY, टारगेटेड स्कीम्स। 3. कंक्लूजन, कंक्लूड करो कि इंडिया का इंक्लूसिव ग्रोथ का पाथ कैपिटलिज्म की एफिशिएंसी को केयरफुली हार्नेस करने, जबकि उसे रोबस्ट सोशल पॉलिसीज, रेगुलेशंस और टारगेटेड इंटरवेंशंस के साथ एक्टिवली स्टीयर करने की जरूरत रखता है। एसेंशियली एक प्रैग्मेटिक मिक्स्ड इकोनॉमी स्ट्रेटजी। प्रेजेंटेशन टिप, आर्ग्यूमेंट के अलग अलग पार्ट्स, पॉजिटिव्स, चैलेंजेस, बैलेंस्ड अप्रोच को क्लियरली सिग्नल करो। क्लेम्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए प्रोवाइडेड डेटा पॉइंट्स यूज करो। कंक्लूजन में इंडिया के चुने हुए पाथ के मिक्स्ड नेचर पर जोर दो। ओके, बैलेंस्ड व्यू प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिसिंग, while market principles capitalism fuel India's growth and cut poverty, their tendency towards inequality means relying solely on them for inclusive growth is incorrect. India needs a balanced, mixed economy approach combining market dynamism with strong social investments and regulations. Practice this flow. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इंडिया को कैपिटलिज्म को इंजन की तरह यूज करने की जरूरत है, लेकिन उसे सोशल पॉलिसीज के साथ केयरफुली स्टेयर करना होगा ताकि बेनिफिट्स वाइडली शेयर किए जाएं। और फाइनली चलो 2013 के सवाल को टैकल करते हैं। Question 10, 2013. With a consideration towards the strategy of inclusive growth, the new Companies Bill 2013 has indirectly made CSR a mandatory obligation. Discuss the challenges expected in its implementation in right earnest. Also discuss other provisions in the bill and their implications. Broad micro-theme, economy. सही। कंपनीज एक्ट 2013 एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन था। एक की फीचर जो इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेवेंट है सेक्शन 135 था, जिसने इफेक्टिवली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी CSR स्पेंडिंग को इंडिया में कुछ बड़ी कंपनियों के लिए मैंडेटरी बना दिया। इंडिया ऐसा करने वाला पहला देश बना। मैंडेटरी CSR ये इंक्लूसिव ग्रोथ से कैसे लिंक होता है? आइडिया ये है कि प्रॉफिटेबल कंपनीज को अपनी सक्सेस का एक हिस्सा समाज को वापस कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज एड्रेस करते हुए। ये मैंडेट करके कि एलिजिबल कंपनीज अपने एवरेज नेट प्रॉफिट्स का 2% CSR एक्टिविटीज जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन पर खर्च करें। एक्ट का एम था कॉर्पोरेशंस को इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में पार्टनर्स बनाना। एक्ट में की CSR प्रोविजंस क्या थे? 3 मेन चीजें याद रखनी है। एक, मैंडेटरी स्पेंडिंग, स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड्स मीट करने वाली कंपनीज, नेटवर्थ ग्रेटर 500 करोड़ या टर्नओवर ग्रेटर देन 1000 करोड़ या नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन 5 करोड़ को पिछले 3 सालों के एवरेज नेट प्रॉफिट्स का कम से कम 2% एक्ट के शेड्यूल 7 में लिस्टेड CSR एक्टिविटीज पर खर्च करना होगा। दूसरा, CSR कमेटी, इन कंपनीज को एक बोर्ड लेवल CSR कमेटी बनानी होगी जो CSR पॉलिसी फॉर्मुलेट करे, प्रोजेक्ट्स रेकमेंड करे, स्पेंडिंग अप्रूव करे और इंप्लीमेंटेशन मॉनिटर करे। तीसरा, एनहांस्ड डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, कंपनीज को अपनी CSR एक्टिविटीज और स्पेंडिंग अपनी एनुअल बोर्ड रिपोर्ट्स में और अपनी वेबसाइट्स पर रिपोर्ट करनी होगी। अगर वो रिक्वायर्ड अमाउंट खर्च करने में फेल होती हैं तो उन्हें रीजन एक्सप्लेन करना होगा। कंप्लाई और एक्सप्लेन प्रिंसिपल जिसे बाद में स्ट्रेंथन किया गया। इसे मैंडेटरी बनाना कागज पर तो अच्छा लगता है, लेकिन इसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने में चैलेंजेस जरूर आए होंगे, है ना? एक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज क्या थी? हाँ, कई इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस एंटिसिपेट किए गए थे और कुछ अभी भी हैं। मीनिंगफुल प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड एग्जीक्यूशन, रेलेवेंट इंपैक्टफुल CSR प्रोजेक्ट्स ढूंढना जो कंपनी के वैल्यूज और जेन्युइन कम्युनिटी नीड्स दोनों से अलाइन करते हो मुश्किल हो सकता है। कई कंपनीज में सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स को इफेक्टिवली डिजाइन, इंप्लीमेंट और मैनेज करने की इन हाउस एक्सपर्टीज की कमी होती है। क्रेडिबल इंप्लीमेंटिंग पार्टनर्स NGOs चुनना भी क्रूशल है। मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, आप CSR स्पेंडिंग का सोशल इंपैक्ट एक्यूरेटली कैसे मेजर करते हैं? अक्सर स्टैंडर्डाइज्ड मेट्रिक्स और रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स की कमी होती है। फंड्स एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं और मिसयूज, ग्रीन वॉशिंग या टोकनिज्म को प्रिवेंट करना इंश्योर करना एक कांस्टेंट चैलेंज है। जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन, CSR फंड्स का ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट्स या कंपनी हेडक्वार्टर्स के पास के एरियाज की तरफ फ्लो करने की टेंडेंसी है, पोटेंशियली सबसे बैकवर्ड रीजन्स को अंडरसर्व छोड़ते हुए। डेटा ये डिस्पैरिटी दिखाता है, जैसे FY24 में महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा CSR फंड्स रिसीव किए, लगभग 5500 करोड़ रुपए।
रिमोट और अंडर डेवलप्ड एरियाज तक पहुंचना एक चैलेंज बना हुआ है। कैपेसिटी बिल्डिंग, कंपनीज और इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज दोनों को अक्सर सोशल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंपैक्ट असेसमेंट और कम्युनिटी एंगेजमेंट जैसे एरियाज में कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत होती है। एक्ट सिर्फ CSR के बारे में नहीं था, है ना? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे? सही। 2013 एक्ट ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सिग्निफिकेंट ओवरऑल रिफॉर्म्स लाए। इनहैंस्ड बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, इसने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल स्ट्रेंथन किया, लिस्टेड कंपनीज के लिए बोर्ड पर कम से कम 1/3 मैंडेट करके। इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए ऑडिटर्स का मैंडेटरी रोटेशन इंट्रोड्यूस किया और डायरेक्टर्स की ड्यूटीज और लायबिलिटीज बढ़ा दी। इंप्रूव्ड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इसने क्लास एक्शन सूट्स के लिए प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए। शेयर होल्डर्स को कलेक्टिवली कंपनी या मैनेजमेंट पर फ्रॉड या मिसमैनेजमेंट के लिए सू करने की परमिशन देते हुए फ्रॉड और इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ रूल्स भी स्ट्रिक्टर बनाए गए। ओवरऑल इसका एम स्टेक होल्डर्स के प्रति ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी था। क्या CSR मैंडेट का 2013 से कोई नोटिसेबल इम्पैक्ट हुआ है? हाँ, इंपैक्ट विजिबल है। सीएसआर स्पेंडिंग साल दर साल सिग्निफिकेंटली बढ़ी है। ये FY23 में 26,579 करोड़ रुपए से बढ़कर FY24 में 29,986 करोड़ रुपए हो गई। एक क्लियरर सेक्टोरल फोकस भी है। एजुकेशन कंसिस्टेंटली सबसे बड़ा शेयर रिसीव कर रहा है। FY24 में लगभग 10,085 करोड़ रुपए, जिसके बाद हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी आते हैं। लैंडमार्क लीगल केसेस भी एक्ट के तहत कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी को इंटरप्रेट और शेप करते हैं। ओके, इस आंसर को इफेक्टिवली स्ट्रक्चर कैसे करें? एक प्लान ये है। 1. इंट्रोडक्शन। कंपनीज एक्ट 2013 के सीएसआर को इंडिया में मैंडेटरी बनाने पहला देश की सिग्निफिकेंस हाईलाइट करो। इस मूव को एक्सप्लिसिटली इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी से लिंक करो। 2. कोर लॉजिक। पहले की सीएसआर प्रोविजंस एक्सप्लेन करो, मैंडेटरी 2% स्पेंड रूल, सीएसआर कमिटी रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर नॉर्म्स। दूसरा, इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस डिस्कस करो, प्रोजेक्ट आईडी एग्जीक्यूशन डिफिकल्टीज, एमएनई इंपैक्ट असेसमेंट इश्यूज, रीजनल डिस्पैरिटीज प्लस एग्जांपल जैसे महाराष्ट्र, कैपेसिटी गैप्स। तीसरा, ब्रीफली एक्ट के अदर की प्रोविजंस टच करो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनहांस करते हैं, बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑडिटर रोटेशन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, क्लास एक्शन सूट्स। फाइनली, ब्रीफली इंपैक्ट प्रोग्रेस मेंशन करो जो देखा गया है, इंक्रीज स्पेंडिंग प्लस डेटा, सेक्टरल फोकस प्लस डेटा। 3. कंक्लूजन। कंक्लूड करो कि सीएसआर मैंडेट कॉर्पोरेट गोल्स को नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करने की तरफ एक सिग्निफिकेंट कदम है। हालांकि इसका फुल पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए बेटर मॉनिटरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और कंपनीज, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी के बीच कोलैबोरेशन के थ्रू इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस ओवरकम करने की जरूरत है। एक केस ब्रीफली मेंशन करना वेट ऐड कर सकता है। प्रेजेंटेशन टिप, हर सेक्शन के लिए क्लियर हेडिंग्स यूज करो। सीएसआर प्रोविजंस, चैलेंजेस, अदर प्रोविजंस, इंपैक्ट। पॉइंट्स को कंक्रीट बनाने के लिए प्रोवाइडेड डेटा, स्पेंडिंग फिगर्स, टॉप सेक्टर्स, रीजनल एग्जांपल यूज करो। अदर प्रोविजन सेक्शन को कंसाइज लेकिन इन्फॉर्मेटिव रखो। सही है। चलो CSR और उसके चैलेंजेस के बारे में कोर आइडिया प्रैक्टिस करते हैं। Practicing. The Companies Act 2013's mandatory CSR was a pioneering move for inclusive growth, requiring firms to invest 2% in social projects. But effective implementation faces hurdles like finding impactful projects, measuring real social impact, and avoiding geographical concentration of funds. Practice this. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, सीएसआर लॉ ने इंडिया के सोशल गोल्स में कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन को फॉर्मलाइज किया, लेकिन उस कंट्रीब्यूशन को ट्रूली इफेक्टिव बनाने के लिए, इंप्लीमेंटेशन हर्डल्स ओवरकम करने के लिए ऑनगोइंग एफर्ट की जरूरत है। वाओ, ये काफी गहरी चर्चा थी। इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ पर एक दशक की सोच को कवर करते हुए हमने देखा पब्लिक स्पेंडिंग शिफ्ट्स, केयर इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन की पावर, इक्विटी के अलग-अलग डायमेंशंस, सस्टेनेबिलिटी के साथ लिंक, स्किल गैप चैलेंजेस और सीएसआर के थ्रू कॉर्पोरेट्स का रोल। बियॉन्ड नंबर्स, इंक्लूसिव ग्रोथ सिर्फ जीडीपी फिगर्स के बारे में नहीं है। ये इक्विटी, आज और फ्यूचर के लिए फेयरनेस, सबके लिए अपॉर्चुनिटी एक्सपैंड करना और सस्टेनेबिलिटी अचीव करने का एक कॉम्प्लेक्स ब्लेंड है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एज अ लीवर, पीएमजेडीवाई एक पावरफुल टूल के रूप में स्टैंड आउट करता है, जिसने सक्सेसफुली लाखों लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया, वेलफेयर, क्रेडिट और डिजिटल टूल्स तक पहुंचने बल्कि। मार्केट्स नीड गाइडेंस, सिर्फ मार्केट फोर्सेस इंक्लूसिविटी गारंटी नहीं करते हैं। टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशंस, रेगुलेशंस और मार्केट सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेटेड वेलफेयर मैकेनिज्म्स एसेंशियल हैं। ह्यूमन कैपिटल की स्किल्स गैप एड्रेस करना और एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी सोशल सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव करना क्रिटिकल बॉटलनेक्स हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सस्टेनेबिलिटी इज नॉन नेगोशिएबल। इंटरजेनरेशनल इक्विटी, फ्यूचर के लिए एक हेल्दी प्लैनेट और रिसोर्स बेस इंश्योर करना सभी ग्रोथ स्ट्रेटजीज में इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट पार्टनरशिप, सीएसआर मैंडेट कॉर्पोरेशंस को डेवलपमेंट में पार्टनर्स बनाने की तरफ एक कदम रिप्रेजेंट करता है, हालांकि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की बनी हुई है। अब ये सोचना कि आप इन आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करेंगे क्रूशियल है। थोड़ा स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। चलो कुछ क्विक प्रोब्स करते हैं। 1. आप पीएमजेडीवाई की नेसेसिटी के लिए आर्ग्यूमेंट्स कैसे आउटलाइन करेंगे 2016 Q2। गाइड, एक्सेस एक्सपेंशन जेंडर जियो से शुरू करो, फिर सोशल सिक्योरिटी डीबीटी स्कीम से लिंक करो, क्रेडिट एक्सेस मुद्रा तक और डिजिटल लिटरेसी के साथ फिनिश करो। 2. आप केयर इकोनॉमी वर्सेस मोनेटाइज्ड इकोनॉमी 2023 को विजुअली कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। गाइड, एक सिंपल कंपैरिजन टेबल जो नेचर, जीडीपी वैल्यू, जेंडर, वर्कप्लेस, रेगुलेशन, परसेप्शन में डिफरेंसेस हाईलाइट करे सबसे अच्छा काम करेगा। 3. इंटरजेनरेशनल वर्सेस इंटरजेनरेशनल इक्विटी आंसर 2020 के लिए स्ट्रॉन्ग ओपनिंग क्या है। गाइड, दोनों टर्म्स को अपफ्रंट क्लियरली डिफाइन करो और उन्हें इमीडिएटली इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कोर कॉन्सेप्ट से लिंक करो, शायद उनकी एसडीजी से रेलेवेंस मेंशन करते हुए। सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में चैलेंजेस 2024 Q को कंसाइसली कैसे प्रेजेंट करें। गाइड, कीवर्ड बुलेट पॉइंट्स यूज करो। इनसफिशिएंट टारगेट्स, क्वालिटी गैप्स, इक्विटी इश्यूज, रीजनल ग्रुप, फिस्कल एंड इंप्लीमेंटेशन हर्डल्स। 5. इंक्लूसिवनेस और सस्टेनेबिलिटी 2019 Q के बीच सिनर्जी दिखाने के लिए एक प्रेजेंटेशन ट्वीक सजेस्ट करो। गाइड, ओवरलैपिंग सर्कल्स या वेन डायग्राम विजुअलाइज करो। इंक्लूसिवनेस और सस्टेनेबिलिटी के साथ ग्रीन जॉब्स वाया MGNREG जैसे एग्जांपल्स इंटरसेक्शन में रखते हुए। 6. कैपिटलिज्म वर्सेस इंक्लूसिव ग्रोथ डिबेट 2014 Q को बेस्ट स्ट्रक्चर कैसे करें। गाइड, एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर फॉलो करो, मार्केट रिफॉर्म्स
रिफॉर्म्स के पॉजिटिव्स, चैलेंजेस, लिमिटेशंस, इंडिया जो मिक्स्ड इकोनॉमिक अप्रोच यूज करता है, न्यूआंस पर कंक्लूड करो। अब तुम अपने वर्ड्स में स्ट्रक्चर बताओ, इनमें से किसी एक आंसर को कैसे प्रेजेंट करोगे। एक चुन लो और बस मैं फ्लो पेपर पर जल्दी से मैप आउट करूं। ट्राई करो। यहाँ आपके लिए एक आखिरी सिंपल चैलेंज है। एक 10 साल के बच्चे को इंटरजेनरेशनल इक्विटी मतलब आज की फेयरनेस और इंटरजेनरेशनल इक्विटी मतलब कल की फेयरनेस के बीच का फर्क क्लास में क्रेयॉन्स का बॉक्स शेयर करने के एग्जाम्पल से समझाओ। इंटरजेनरेशनल इक्विटी मतलब सबको आज क्रेयॉन्स यूज करने का फेयर चांस मिल रहा है। इंटरजेनरेशनल इक्विटी मतलब ये इंश्योर करना कि कुछ क्रेयॉन्स बचाए जाएं और अच्छी कंडीशन में रखे जाएं ताकि अगली क्लास भी उन्हें यूज कर सके। समझे? एक कोशिश करो। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ के कई पहलुओं पर। ये कॉम्प्लेक्स है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, लेकिन देश के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ो, इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी आवाज में नरेट करने की कोशिश करो, थोड़ा कॉन्फिडेंट टोन में। समझे? सीखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो।